अस्सलामुअलैकुम। आज हम चैप्टर नंबर 4 का केस नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो केस नंबर 2 क्या है? व्हेन वन ऑफ द बॉडी मूव वर्टिकली वाइल अदर हॉरिजॉन्टली। क्या है ये केस के इसमें जो है एक बॉडी है वो वर्टिकली हैंग है, जबकि दूसरी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, वो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो आइए अब हम ये केस नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है? टू बॉडीज़ ए एंड बी ऑफ मासेस m1 एंड m2 रिस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड टू द एंड्स ऑफ अ स्ट्रिंग विच पासिस ओवर अ पुली। हमें क्या करना है? हमें दो जो है बॉडीज़ लेनी है। एक का नाम हमने दे दिया ए और एक को हमने कह दिया बी। एक का जो मास है उसका m1 है और दूसरी का जो मास है वो क्या है? m2 है। तो और उसे हमने क्या कर दिया? उसे हमने स्ट्रिंग के साथ एक फ्रिक्शनल लेस पुली के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है। आप उसे यहाँ देख सकते हैं। ये जो हैंग है, ये ऑब्जेक्ट जो हैंग है उसको हमने कह दिया ए और इसका जो मास है उसे हमने कह दिया m1, जबकि जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे जो रखा हुआ है मास उसे हमने कह दिया है उसका मास जो है वो है m2 और इसका हमने नाम दे दिया है b। ठीक है, और ये जो है एक स्ट्रिंग के ज़रिए इस पुली से कनेक्ट हैं। आगे क्या लिखा है? द बॉडी ए इज मूव वर्टिकली डाउनवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ए। जो ये बॉडी ए है वो क्या हो रहा है? ए एक्सेलरेशन के साथ नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एंड द बॉडी बी मूव्स ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल टुवर्ड्स द पुली विद द सेम एक्सेलरेशन। और जो बॉडी बी है वो क्या कर रही है कि जिस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी ए नीचे आ रही है उसी एक्सेलरेशन के साथ ये जो बॉडी बी है वो कहाँ आ रही है? टुवर्ड्स द पुली, मतलब पुली की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये ना ये उस तरीके से मूव कर रही है, यहाँ यूँ आगे आ रही है और उसी एक्सेलरेशन के साथ एक क्या आ रहा है? नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। सही। अब हमें क्या करना है? ये हो गया हमारा केस नंबर 2। ये मैं यहाँ बता देती हूँ। ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इसे हमने कह दिया है ए और जो ये है इसे हमने कह दिया है बी। ठीक है, अब क्या है? इसका जो मास है वो है m1 और जो बॉडी बी का मास है उसका मास है m2। यहाँ पे क्या करना है? अब हमने जो है ये सारी कंडीशन देख ली। अब हम क्या करेंगे? बारी बारी जो है इस दो बॉडीज़ है ना, पहले हम ए को देख लेंगे, फिर हम बी को देख लेंगे, फिर ए के ऊपर जितने भी फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनके ज़रिए जो है हम एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर यही काम जो है हम बी के साथ करेंगे। बी के ऊपर जो भी कोई फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनको जो है फिर हम क्या करेंगे? इन दोनों बॉडीज़ के ज़रिए जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, हम उन दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड कर लेंगे। क्योंकि ये जो केस नंबर 2 है इसमें भी हम क्या फाइंड करेंगे? इसमें भी हम एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और ये जो स्ट्रिंग में टेंशन प्रोड्यूस हुआ होगा हम वो फाइंड करेंगे। सही। तो अभी हम बात कर लेते हैं बॉडी ए की। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ 4 बॉडी ए। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें जो है यहाँ पे देखना है कि हमारे पास ये जो बॉडी ए है उसके ऊपर कौन कौन से फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो ए है ये वर्टिकली मतलब ये हैंग है ना, तो इसका जो कुछ भी वेट होगा उसको मैं कह देती हूँ W1 और वो कहाँ लग रहा होगा? वो नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो वेट होता है वो कहाँ लगता है? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो वेट का जो फॉर्मूला है मतलब वेट इक्वल होता है mg के, क्योंकि यहाँ पे जो मास है वो m1 है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ? m1। तो W1 इक्वल हो जाएगा m1g के। ये वेट है जो कि कहाँ लग रहा है? जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जबकि ऊपर देखें, ऊपर क्या है? ये स्ट्रिंग आ गया। ये बात मैंने आपको बताई थी कि जो फोर्स स्ट्रिंग पे लग रही होती है उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। ठीक है, जहाँ भी कहीं पे भी ये स्ट्रिंग की बात आ रही हो, धागा हो, रस्सी हो, तो उस पर जो फोर्सेस अप्लाई हो रही होती हैं, जो फोर्स उस पर लग रही होती है वो कहलाती है टेंशन, मतलब टी। और ये बात आपने जो है पतंग कभी अगर उड़ाई हो तो पतंग उड़ाते हुए भी आपको फील होता होगा कि जब हम पतंग को उड़ाते हैं तो उसके ऊपर हमें क्या है, जो उसका धागा जो होता है वो उसको जब हम पकड़ते हैं तो हमें हमारे हाथ पे फोर्स महसूस हो रही होती है। जब ज़्यादा पतंग हाइट पे जाती है तो फिर हम जो है क्या करते हैं? उसकी डोरी को यूँ करके खींचते हैं नीचे की तरफ। तो आपने देखा होगा कि एक फ़ोर्स हमें लग रही होती है कि कोई फ़ोर्स है जो इस धागे के ऊपर ही जो है उसके ऊपर लगी हुई है। जो फोर्स होती है वो क्या होती है? वो टी मतलब टेंशन होती है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमने इस बॉडी ए को कंसीडर करना है। इसके ऊपर जो जो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं वो हमने देख ली है। यहाँ पे दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। एक तो है उसका अपना खुद का वेट और दूसरा क्या है? टेंशन, जो कि उस स्ट्रिंग पे लग रही है। और यही बात देखें बुक में किस तरीके से लिखी है
कि कंसिडर द मोशन ऑफ बॉडी ए, टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट, कि हमें क्या करना है, ए को कंसिडर करना है, उसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। पहली जो फोर्स है वो क्या है, वेट W1 ऑफ द बॉडी ए एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कि जो उसका जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। जबकि 2 पे क्या लिखा है, टेंशन T इन दी स्ट्रिंग, कहाँ पे लग रहा है, उस स्ट्रिंग पे लग रहा है, विच इज़ एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड, जो कि कहाँ जा रहा है, स्ट्रिंग ऊपर की तरफ जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सिंस द बॉडी ए इज़ एक्सिलरेटेड वर्टिकली डाउनवर्ड, सो W1 इज़ ग्रेटर देन T। वो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई क्योंकि वेट जो है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ आ रहा था, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका वेट ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका वेट ज़्यादा है जब ये नीचे आ रहा है। अगर इसका वेट कम होता, टेंशन ज़्यादा होती, तो इसका मतलब ये होता कि वो ऊपर की तरफ जाता, क्योंकि जो चीज़ ज़्यादा होती है वो सब वहीं जाते हैं। तो इसका मतलब ये कि इसका वेट जो है ज़्यादा है जब ये क्या आ रही है, नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि यहाँ जो इसका वेट W1 है वो क्या है, वो ज़्यादा है T मतलब टेंशन से। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमें जो है इसकी नेट फोर्स फाइंड करनी है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास ए है, जो बॉडी ए है, इसके ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस जो है अप्लाई हो रही हैं। हम जो है अब क्या कर लेते हैं, अब हम नेट फोर्स फाइंड कर लेते हैं इस फिगर को देखते हुए। तो नेट फोर्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी F1। ठीक है, क्योंकि मास 1 है ना इसके अंदर, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया F1। अब नेट फोर्स अगर मैं फाइंड करूँगी तो नेट फोर्स क्या होगी कि क्योंकि यहाँ पे वेट ज़्यादा है और यहाँ पे जो है T मतलब टेंशन कम है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि भाई W1 माइनस T, वेट ज़्यादा है तो हमने क्या कर दिया, उसमें से जब हम टेंशन को माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट फोर्स आ जाएगी। ठीक है, और W1 हमें पता है इक्वल होता है mg के, सही। तो हम यहाँ पे लिख देंगे F1 जो है वो इक्वल हो जाएगा m1g माइनस T। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो इक्वेशन है जो हमने जो है इस फिगर को देखते हुए बनाई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे जो है इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक और इक्वेशन लेनी है। वो कौन सी इक्वेशन होगी, वो हम देंगे जो हमें न्यूटन के सेकंड लॉ से हमने ली थी कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से हमें क्या पता चला था, हमें ये पता चला था कि जो फोर्स है वो प्रोडक्ट होता है मास और एक्सीलरेशन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है m1 मतलब मास जो है वो m1 है, जिस वजह से मैं यहाँ क्या कर दूँगी, ये भी फोर्स F1। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या आई है, हमारे पास उस बॉडी ए की नेट फोर्स जो आई थी हमने उसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और जो न्यूटन के सेकंड लॉ से जो हमारे पास इक्वेशन आई है उसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो इक्वेशन नंबर जो इक्वेशन नंबर 1 है और जो इक्वेशन नंबर 2 है, उसका जो ये लेफ़्ट साइड है, ये मतलब ये F1 और ये F1 दोनों क्या है, दोनों इक्वल हैं, दोनों एक जैसे हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल हो सकते हैं या इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज़ भी आपस में क्या है, इक्वल हैं। सही, ये दोनों बराबर, तो मतलब ये दोनों बराबर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर देंगे। तो क्या होगा, उसके बाद हम लिख देते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम कंपेयर कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 को। इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास नेट फोर्स है और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास जो न्यूटन की जो इक्वेशन आई थी सेकंड लॉ से, ये वो है। तो जब मैं कंपेयर करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये जो m1 है, m1a इक्वल हो जाएगा m1g माइनस T। ठीक है, वो दोनों बराबर थे, इसका मतलब ये दोनों बराबर हो गए। तो इसको मैं कह दूँगी इक्वेशन नंबर 3। अब हमने क्या कर ली है, ये जो इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास बॉडी ए की फाइनल इक्वेशन है। सही, अभी आप देख लें इसको बुक में किस तरीके से लिखा हुआ है कि सो नेट डाउनवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी ए इज़ कितनी है, F1, जो कि क्या है W1 माइनस T। ठीक है, ये नेट फोर्स थी इसकी, और फिर क्या हो जाएगा, W1 की जगह आ जाएगा m1g और माइनस T, इसको हमने कह दिया इक्वेशन।
और फिर उन्होंने क्या किया कि ऑन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फिर उन्होंने क्या किया कि न्यूटन के सेकंड लॉ जब इसे अप्लाई किया तो वो क्या था, F1 = m1 है। फिर हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फिर हमने क्या किया, उसके बाद इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवा दिया या इक्वेट करवा दिया, तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई थी, उसे हमने देती है इक्वेशन नंबर 3 का नाम। सही, अब हमारे पास इक्वेशन ए का हमने सारा काम कर लिया। अब हमें यही सारा काम जो है जो बॉडी बी है हमें उसके साथ करना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है कि नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ द बॉडी बी, दी 3 फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन इट। उसके ऊपर कितनी फोर्सेस हैं, 3 फोर्सेस हैं। नंबर 1, द टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एक्टिंग हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द पुली, कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक टेंशन टी लग रही है उस स्ट्रिंग के ऊपर, जो कि कहाँ है, हॉरिजॉन्टली टुवर्ड्स द पुली, जो कि टुवर्ड्स द पुली लग रही है, इस तरफ आ रही है, ठीक है। और सेकंड क्या है, द वेट W2 एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और जो उसका वेट है वो कहाँ लग रहा है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। थर्ड क्या है, द नॉर्मल रिएक्शन R ऑफ द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, उस सरफेस का जो रिएक्शन है वो कहाँ पे लग रहा है, विच एक्ट्स वर्टिकली अपवर्ड, जो कि ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये देख लेते हैं ये क्या है। देखिए अभी हमने बात की थी, अभी तक जो भी हमने बात की है वो बॉडी ए की बात की थी। अब जो हम बात कर रहे हैं या करने जा रहे हैं वो हमारी है बॉडी बी की। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देती हूँ, फॉर बॉडी बी। सही, अब क्या होगा कि यहाँ पे ये रही हमारे पास ये बॉडी बी है। हमें यहाँ पर देखना है कि कितनी फोर्सेस हैं। तो वहाँ क्या लिखा था कि वहाँ 3 फोर्सेस हैं। एक तो इसका अपना वेट होगा, ठीक है, जो कि कहाँ लगेगा, जो कि लगेगा नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये रहा, जिसको हमने कह दिया है W2, और ये इक्वल हो जाएगा M2G के। और साथ में क्या होगा कि इस सरफेस जो है, जो इसके ऊपर रिएक्शन लगा रहा होगा, वो कितना होगा, वो होगा R, जो कि कहाँ लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो है यहाँ जो स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग पे क्या हो रही है, एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसे हम कहते हैं टेंशन, मतलब T। तो ये जो बॉडी बी है उसके ऊपर 3 फोर्सेस हो गई हैं, एक है वेट, एक है रिएक्शन, और एक है टी मतलब टेंशन। ये वेट और रिएक्शन वाली बात क्या है, ये हमारे पास कहाँ से आई है, ये हमारे पास आई है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। उसमें क्या था, टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इसको देख लेते हैं। अब आप जो है इसको इस चीज़ से देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये समझे, ये हमारे पास जो है एक टेबल है, सही, उसके ऊपर जो है मैंने एक बुक रखी हुई है, ये रही बुक, ये टेबल है नीचे, और ये मैंने जो है इसके ऊपर एक बुक रखी हुई है। अब बुक का जो कुछ भी वेट होगा, तो बुक क्या करेगी, वो वेट अपना, उसका जो बुक का जो वेट होगा कहाँ लगेगा, वो नीचे लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बुक क्या करेगी कि अपना वेट जो है नीचे लगाएगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब बदले में ये जो टेबल है वो क्या होगा वहाँ, मतलब ये जो अर्थ पे होता है ये सारा ना, क्या होता है कि जितना भी वेट जो है हम अर्थ के सरफेस पे लगाते हैं, बदले में वो सरफेस, मतलब अर्थ की जो सरफेस है वो क्या करती है, बदले में जितना हम वेट लगाते हैं उतनी ही फोर्स वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगाती है, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि इस बुक ने जो है 2 न्यूटन का जो वेट है वो एक्सर्ट किया था नीचे अर्थ पे, तो बदले में अर्थ कितना रिएक्शन लगाएगी इसके ऊपर, 2 न्यूटन का ही लगाएगी। क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज है, तो इसका मतलब होगा माइनस का 2 न्यूटन जो है उसने लगाई होगा उसका जो रिएक्शन है। अब मैं अगर इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, 0। यही काम यहाँ पे हो रहा है कि हम अगर कोई भी चीज़ जो है बुक वगैरह या कोई भी चीज़ जो है हम कहीं पे भी रखते हैं तो वो रखी रहती है, वो गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती, क्योंकि जितना भी वेट जो बुक का ज़मीन पे लग रहा होता है, बदले में ज़मीन उतनी ही फोर्स जो है उसको लगा रही होती है उसके ऊपर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या होता है, जो वेट है वो रिएक्शन दोनों आपस में क्या कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, और जो हमारा ऑब्जेक्ट, जो कोई भी ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो स्टेबल होता है, वो आराम से रखा रहता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को आपस में कैंसिल आउट करेंगी, और जो ऑब्जेक्ट जो कुछ भी है वो स्टेबल होता है, वो रखा रहता है। और यही वाली बात यहाँ पे भी हो रही है कि ये जो बॉडी बी है वो क्या करेगा, अपना वेट जो है नीचे लगाएगी, मतलब डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो बदले में क्या होगा, जितना इसने वेट लगाया होगा उतना ही रिएक्शन जो है अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा,
उससे ये होता है कि दोनों फोर्सेस इक्वल होती हैं, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को जो है कैंसिल आउट करेंगी और जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, वो स्टेबल होता है, रुका हुआ रहता है। सही। तभी हमने बात की कि इस जो बॉडी बी पे है उस पर 3 फोर्सेस हैं, एक वेट, एक रिएक्शन, एक टेंशन। अब क्योंकि आपने देखा कि वेट ने रिएक्शन को तो कैंसिल आउट कर दिया, ये दोनों फोर्सेस तो एक जैसी थी, इक्वल थी और इनकी डायरेक्शन भी चेंज थी, तो इन्होंने क्या कर दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस बॉडी बी पर जो सिर्फ अब एक फोर्स रह गई है, वो कौन सी फोर्स है, वो है टी, मतलब टेंशन। तो अब अगर मैं जो है बॉडी बी की नेट फोर्स की बात करूँ, मतलब ओवरऑल ये टोटल फोर्स की बात करूँ, तो उसे मैं कह देती हूँ F2। ठीक है, इसे मैंने कह दिया है F2। अब यहाँ कौन जो इसकी अगर मैं नेट फोर्स फाइंड करूँ तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि क्या है, टी मतलब टेंशन। तो मैं यहाँ लिख दूँगी कि F2 इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यही हमारी ओवरऑल फोर्स है, यही हमारी नेट फोर्स है, और जो 2 फोर्सेस थी उन्होंने तो एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो इसे मैं कह देती हूँ इक्वेशन नंबर 4। और इक्वेशन नंबर 5 हम कहाँ से बनाते हैं, इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन होती है वो हम कहाँ से बनाते हैं, वो हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो क्या होगा, ये इसमें होता है F इक्वल M है, क्योंकि यहाँ हम बॉडी बी की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा F2 और ये हो जाएगा M2, और इसे मैं कह दूँगी इक्वेशन नंबर 5। अब आप देख सकते हैं, देखिए हमने ये वही काम किया जो मैंने ऊपर के पहले जो है हमने नेट फोर्स फाइंड की थी, उसके बाद हमने जो है न्यूटन के सेकंड लॉ से सेकंड जो इक्वेशन बनी थी वो बनाई। लेकिन यहाँ भी हमने यही किया, ये हमारे पास आ गई नेट फोर्स की वजह से और ये हमारे पास आ गई है न्यूटन की वजह से, मतलब न्यूटन के सेकंड लॉ की वजह से। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन नंबर 4 है और जो इक्वेशन नंबर 5 है उन दोनों को आपस में कंपेयर करवा देंगे। क्यों? क्योंकि F2 इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब ये और ये वाला साइड भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ मैं कर दूँगी कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इक्वेशन 4 एंड 5 को कंपेयर करवा देंगे। तो जब मैं इक्वेशन 4 एंड 5 को कंपेयर करवाऊँगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 थी, वो क्या थी, वो थी हमारे पास, एक हो जाएगा M2A इक्वल T, तो ये हो जाएगा M2A इक्वल है, ठीक है, सही। तो हमने क्या किया, दोनों को कंपेयर करवा दिया और ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 6। अब क्योंकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आ चुकी है, तो ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, ये वो इक्वेशन है जो हमारे पास बॉडी बी की फाइनल इक्वेशन आई है। अभी हमने जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो हमारी वो थी जो हमारी बॉडी ए की फाइनल इक्वेशन थी, और जो इक्वेशन नंबर 6 आई है वो कौन सी इक्वेशन है, जो बॉडी बी की है। अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है यहाँ पे हम जो काम ये सब कर रहे थे वो एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए कर रहे थे और टेंशन फाइंड आउट करने के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ 4 एक्सीलरेशन ए। हम ए फाइंड आउट करने के लिए हमने ये सब काम किया है। तो अब जब मुझे ए फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं जो 2 इक्वेशंस आई हैं ना हमारे पास, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 6, इन दोनों को जो है मैं ऐड कर दूँगी। तो मैं लिखूँगी एडिंग इक्वेशन 3 एंड 6। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या थी मेरे पास, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वो है हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 3 थी वो थी M1A इक्वल M1G माइनस टी, और जो इक्वेशन नंबर 6 आई थी हमारे पास वो आई है M2A इक्वल टी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनको ऐड करना है, तो मैं इनको ऐड कर देती हूँ। तो जब मैं इसको जो है ऐड करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M1A, यहाँ कोई साइन नहीं है तो प्लस का होगा, तो ये हो जाएगा प्लस M2A इक्वल अब M1G माइनस टी, ये यहाँ कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है M1A प्लस M2A इक्वल M1G माइनस टी प्लस टी। तो यहाँ पे A है, यहाँ भी A है, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम A कॉमन ले लेंगे। तो जब मैं यहाँ से A कॉमन लूँगी तो अंदर बचेगा M1 प्लस M2, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये माइनस का टी है, ये प्लस का टी है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जो रिमेनिंग जो टर्म बची वो क्या है, वो है
m1g। अब क्योंकि मुझे a फाइंड करना था, उसके साथ m1 प्लस m2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m1 प्लस m2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा g। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है एक्सीलरेशन। ठीक है, तो अगर हमें क्या हो, अगर हमें मास मतलब मासेस मालूम हो उन दोनों बॉडीज़ के, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि यहाँ पर जो जी है वो क्या है, वो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही। अब हमने एक्सीलरेशन तो फाइंड आउट कर लिया है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें जो है टेंशन फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ 4 टेंशन टी, मतलब हम टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, केस नंबर 1 में हमने क्या किया था, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन को प्लस किया था, मतलब ऐड किया था। वही काम हमने यहाँ भी किया है। और केस नंबर 1 में टेंशन फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया था, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे हम डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, आप इक्वेशन नंबर 6 देखें दोबारा से। यहाँ पे क्या लिखा है कि m2a इक्वल है टी के। यहाँ पे साफ साफ वो इक्वेशन कह रही है कि भाई जो टी मतलब टेंशन है वो इक्वल है m2a के। जो m2 है वो तो मास है और जो a क्या है वो एक्सीलरेशन है। और अभी अभी हमने एक्सीलरेशन फाइंड आउट किया है। तो क्या मैं इस a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकती हूँ? ठीक है, कर सकते हैं ना। तो मैं क्या करूँगी, ये जो a की जो कोई भी वैल्यू आई है उसको मैं यहाँ इक्वेशन नंबर 6 में इधर रख दूँगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, t भी आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, पुट द वैल्यू ऑफ a, पुट द value of a in equation 6। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 6 क्या है हमारी। अच्छा, मैं इसको आगे पीछे अरेंज करके लिख रही हूँ, टी को उधर कर रही हूँ उसको इधर। तो टी लिखा, टी इक्वल है m2 और a था ना, चले यहाँ a लिख देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, m2 a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह a की वैल्यू आ जाएगी। और a क्या है, a हमारे पास है m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। ठीक है, तो m2 यहाँ पे इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो t इक्वल हो जाएगा m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। और ये हमारे पास क्या आ गया है, ये हमारे पास आ गया है टी, मतलब हमारे पास हमने टेंशन भी फाइंड आउट कर ली है। ये हमारा केस नंबर 2 जो है ड्राइव हो चुका है। अब इसके अंदर हमने क्या किया है, ज़रा जल्दी से दोबारा से इसका जो है छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। तो इसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे जो है हमारे पास केस नंबर 2 में ये था कि पुली है, फ्रिक्शनल लेस पुली है। तो हमने क्या किया था, उसे दो मासेस को उसे हैंग किया था। मतलब एक जो मास था वो हैंग था, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है हैंग था, जबकि जो दूसरा मास था वो एक स्मूथ सरफेस पे जो है रखा हुआ था। तो हमने यहाँ पे क्या किया था कि ये दोनों ऑब्जेक्ट इस तरीके से रख लिए। तो उसके बाद हमें ये बताना था कि इसके अंदर जो एक्सेलरेशन होगा इसका और जो इसमें टेंशन प्रोड्यूस हुई होगी हमें वो बतानी है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, पहले जो है एक बॉडी ए को कंसीडर कर लिया, उसके ऊपर जो जो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी उसको देखा, उसको देख के हमने कोई ना कोई इक्वेशंस बना दी। फिर वही काम हमने बी के लिए किया कि बी पे जो जो फोर्सेस अप्लाई हो रही थी उससे इक्वेशन बनाई। तो एक इक्वेशन ए की फाइनल इक्वेशन बन गई और एक बी की फाइनल इक्वेशन आ गई। तो हमारे पास जो दोनों फाइनल इक्वेशंस आई थी हमने उनको क्या किया, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए उन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दिया। और टी मतलब टेंशन फाइंड करने के लिए हमने उसको इक्वेशन नंबर 6 में, मतलब जो बी की फाइनल इक्वेशन आई थी उसमें एक्सीलरेशन की वैल्यू को पुट करके हमने जो है टी मतलब टेंशन को फाइंड कर लिया। तो यहाँ पे हुआ क्या था, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ जा रहा था, इसका मतलब ये है कि इसका वेट ज़्यादा है और टेंशन क्या है, कम है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि वेट ज़्यादा है और टेंशन कम है। और जो हमने नेट फोर्स फाइंड की तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो ज़्यादा वाली मतलब जो वेट है हमने उसमें से माइनस कर दिया टी कम वाली फोर्स को, मतलब टेंशन को। तो जो W1 है वो क्या है हमारा M1G और माइनस टी ऐसे ही आ गया। इसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। फिर हमने जो है इसको किस वो लिखा जो हमारे पास न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से जो इक्वेशन आई थी, फिर हमने क्या किया वो लिख दी। तो उसको हमने कह
दे इक्वेशन नंबर 2। अब क्योंकि इसका जो लेफ़्ट साइड था दोनों इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर 1 का और 2 का, दोनों जो है एक जैसे थे, इक्वल थे, तो हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करवा दिया। और कंपेयर करवाने के बाद हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई है m1a इक्वल m1g माइनस टी। इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3, और यही हमारी जो है बॉडी ए की फाइनल इक्वेशन थी। अब यही सारा काम हमने जो है बॉडी बी के लिए भी किया। अब यहाँ पे क्या था कि बॉडी बी पर जो है 3 फोर्सेस अप्लाई हो रही थी, एक था वेट, एक था रिएक्शन, एक था टी मतलब टेंशन। अब क्योंकि हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगी। तो कैंसिल आउट करने की वजह से क्या होगा, क्योंकि ये जो बॉडी बी है ये ऊपर की तरफ तो मूव नहीं कर रही ना, वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आ रही है, टुवर्ड्स द पुलिस साइड पे आ रही है। तो इस तरफ ऊपर हाइट की तरफ ऊपर क्यों नहीं जा रही है, क्यों, क्योंकि जितना इसने वेट लगाया था बदले में उतना ही रिएक्शन इसके ऊपर लग रहा था और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा था। तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो इस वजह से जो बॉडी बी है उस पर सिर्फ एक ही फोर्स रह गई है, जो कि क्या थी, टेंशन टी। उसको हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो उसका नेट फोर्स है वो क्या है, वो सिर्फ टी है। उसको हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 4। और फिर हम क्या करते हैं, फिर हम जो है उसे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से देखते हैं। तो वो क्या था, F2 इक्वल m2 है। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने फिर क्या किया, वही वाला काम जो ऊपर किया था, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल थे तो इसका मतलब ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। तो फिर हमने क्या किया कि क्वेश्चन नंबर 4 को क्वेश्चन नंबर 5 से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। और जब हमने इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर दिया तो हमारे पास जो है एक फ़ाइनल इक्वेशन आ गई थी। ठीक है, तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आई है वो क्या आई है, वो आ गई थी m2a इक्वल है टी के, और इसे हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 6। अब ये जो इक्वेशन नंबर 6 है ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर बी की फाइनल इक्वेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक है 3, एक है 6। 3 वाली ए की फाइनल इक्वेशन थी और 6 वाली जो है बी की फाइनल इक्वेशन है। हमने क्या किया, एक्सीलरेशन फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करवा दिया। इन दोनों को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास एक्सीलरेशन आ गया। और टेंशन टी फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, जो कुछ भी हमारे पास ए की वैल्यू आई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 6 में रख दिया, और हमारे पास जो है टी मतलब टेंशन भी आ चुका है। उम्मीद करती हूँ आपको केस नंबर 2 समझ आ गया होगा। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम, कन्फ्यूजन वगैरह हो तो आप मुझसे जो है पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप उसे लाइक भी कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।